Good morning, good afternoon and good evening to all of you. Welcome to the Chemopedia IITR. हमारी जो मोल कॉन्सेप्ट की सीरीज चल रही थी बेटा, उसमें 3 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो गए थे. लेट्स मूव टू दी लेक्चर नंबर 4. लेक्चर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने लेक्चर नंबर 3 के लास्ट में आपको बताया था कि आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड द कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन अ मॉलिक्यूल. तो सबसे पहले अगर इस लेक्चर की बात करें तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में. क्या आपने वो सारे क्वेश्चंस किए? और अगर जिसने भी वो क्वेश्चंस किए तो प्लीज चेक कर लीजिए आंसर्स क्या होंगे. पहले हम उसे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम मूव करेंगे हमारे लेक्चर पर. ठीक है, आइए. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था वो ये था कि व्हाट मास ऑफ H2SO4 कंटेन 80 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. तो मैंने कहा सबसे पहले H2SO4 का क्या निकाल ले बेटा, मोलर मास. मैंने कहा हाइड्रोजन का कितना होता है 1 इंटू 2 हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सल्फर कितने है बेटा 30, 1 सल्फर है, एक का होता है 32, मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16, कितने हैं 4, मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, कितना आ गया बेटा 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 कितने हो गए बेटा 16 इंटू 4 हो गए आपके पास 64. कितना आ गया ये 4 2 6, 6 और 2 8, 6 और 3 कितने हो गए बेटा 9, 98 ग्राम पर मोल. क्लियर है? तो मैंने कहा यहां से आप क्या लिख सकते हो कि 98 ग्राम H2SO4 अगर प्रेजेंट है तो उसमें ऑक्सीजन कितना है बेटा, उसके अंदर ऑक्सीजन कितना है 64 ग्राम्स ऑक्सीजन है. कितना ग्राम ऑक्सीजन है उसमें 64 ग्राम्स ऑक्सीजन है. ठीक है, तो मैंने कहा आपको निकालना क्या है H2SO4 का वेट निकालना है किसमें बेटा 80 ग्राम्स में निकालना है. ठीक है, तो मैंने कहा 1 ग्राम ऑक्सीजन में कितना H2SO4 होगा, तो ये 64 यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड हो जाएगा. तो आपने कहा 98 डिवाइडेड बाय 64 ग्राम्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट होगा. कितने में बेटा 1 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर. कितने में प्रेजेंट होगा बेटा 1 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर. आपको 80 ग्राम्स में निकालना है तो क्या करोगे आप 80 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर कितना प्रेजेंट होगा बेटा 98 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 80 ग्राम्स H2SO4. क्लियर है इतनी सी बात? तो ये हो गया आपका आंसर. इसे कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा. जिसका आ गया था अच्छी बात है, जिसका नहीं आया वो चेक कर लीजिए आप लोगों ने कहां पर मिस्टेक करी है. ठीक है, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था कि कैलकुलेट द मास ऑफ H3PO4 इन 1/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम. ठीक है, तो इधर देखिए कैसे करोगे आप. तो मैंने कहा सबसे पहले एक H3PO4 के अंदर बेटा कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 4 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है. कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है बेटा 4 ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो मैंने कहा अगर मैं 1 मोल H3PO4 की बात करूं तो 1 मोल H3PO4 के अंदर कितना ऑक्सीजन होगा 4 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा. क्या होगा 4 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा. मैंने कहा 1 मोल ऑक्सीजन के अंदर H3PO4 बेटा, तो 1 मोल ऑक्सीजन के अंदर कितना H3PO4 होगा, तो आपने कह दिया 1/4 मोल H3PO4 प्रेजेंट होगा. यस और नो? आपको 1/4 मोल में बताना है तो 1/4 मोल ऑक्सीजन के अंदर कितना हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई कर दो 1/4 इंटू 1/4 मोल H3PO4. क्लियर है? तो मोल्स ऑफ H3PO4 कितना आ गया बेटा, मोल्स ऑफ H3PO4 आ गया आपके पास 1/16 मोल्स. क्लियर है? आपको मास निकालना होगा अगर, तो आप क्या करेंगे मोल्स का फॉर्मूला लगा देंगे W/M. W आपको निकालना है तो N इंटू मोलर मास. N कितना है बेटा 16, मोलर मास कितना रखोगे आप कैलकुलेट कर H3PO4 का मोलर मास यहाँ पर रख देंगे. क्लियर है? आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है, कर लेंगे आप. आइए मूव करते हैं आज के लेक्चर पर. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हेडिंग लिख लीजिएगा बेटा, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे सबसे पहले क्या देखना है बेटा, एटम देखना है.
एटम में 3 पार्टिकल्स होते हैं। मैंने कहा अगर मैं बात करूं एटम की, तो एटम के 3 पार्टिकल्स मैंने लिख लिए एटम के। एक हो गया बेटा इलेक्ट्रॉन, एक क्या हो गया बेटा प्रोटॉन, और एक क्या हो गया बेटा न्यूट्रॉन। इस पर कैसा चार्ज होता है बेटा नेगेटिव, इस पर कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव, और इस पर कैसा चार्ज होता है न्यूट्रल, नो चार्ज। ठीक है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा, मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कुलम्स। इस पर भी सेम मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलम्स। बस ये पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है बेटा नेगेटिव होता है। फॉर द सेक ऑफ द कैलकुलेशन इसी को ही हम क्या मान लेते हैं 1 यूनिट चार्ज। क्या मानते हैं बेटा 1 यूनिट चार्ज। और इस 1 यूनिट चार्ज को ही हम डिनोट करेंगे ई से। किससे लिखेंगे बेटा ई से। तो आज के बाद अगर आपको ई लिखा हुआ मिल जाए तो ई में आप कहोगे कि ई क्या होगा बेटा, ई होगा आपके पास में 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कुलम्स के बराबर। किसके बराबर होगा बेटा 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कुलम्स के बराबर होगा। क्लियर है इतनी सी बात। चले आगे। तो सबसे पहले मुझे देखना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। क्या देखेंगे बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। ठीक है। तो अगर मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम की बात करूं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम में मैंने कह दिया कि सबसे पहले अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। तो मैंने कहा सबसे पहले एटम को लिखेंगे हम किसी सिंबल एक्स से। मैंने कहा यहां हम z लिखेंगे, यहां पर हम a लिखेंगे। व्हाट इज x, x इज द सिंबल, x इज द सिंबल ऑफ एटम और एलिमेंट। व्हाट इज a बेटा, a होगा आपका मास नंबर। ठीक है। व्हाट इज z बेटा, z होगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर आप इसी को क्या कहोगे एटॉमिक नंबर। क्या कहोगे बेटा एटॉमिक नंबर। क्लियर है इतनी सी बात। चलें आगे। अब मैंने कहा लेट सपोज आपके पास में एक एटम है, लेट सपोज आपके पास में एटम ये है। इस एटम के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। क्या है इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो मैंने कहा कि एटम में दो ही पार्टिकल ऐसे हैं जिसके पास में चार्ज होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मैंने कहा अगर इस एटम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है 10 प्रोटॉन है, तो क्या 10 नेगेटिव से 10 पॉजिटिव कैंसल आउट हो गए आपके। तो मैंने कहा 10 इलेक्ट्रॉन से 10 प्रोटॉन्स क्या हो गए बेटा कैंसल आउट हो गए। तो मैंने कह दिया फॉर अ न्यूट्रल स्पीशीज, फॉर अ न्यूट्रल स्पीशीज और एटम आप क्या लिख सकते हो बेटा, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होंगे सेम होंगे। क्लियर है। और मुझे पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर के बराबर। किसके बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। तो मैंने कह दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होंगे बेटा, एटॉमिक नंबर के इक्वल। किसके इक्वल होंगे, एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे। क्लियर है इतनी सी बात। तो मैंने कहा अगर मैं बात करूं लेट सपोज मेरे पास एग्जांपल है, मेरे पास कोई एक ए एटम है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है बेटा और 10 प्रोटॉन है। मैंने कहा क्या 10 पॉजिटिव से 10 नेगेटिव कैंसिल हो गए, बिल्कुल हो गए। इसलिए ये क्या है बेटा न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। मैंने कहा इसको मैंने क्या कर दिया एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्या कर दिया बेटा मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अगर मैं एक इसको इलेक्ट्रॉन दूंगी तो ए के पास में क्या है, क्या मैंने प्रोटॉन के साथ कोई छेड़छाड़ की, नहीं। तो प्रोटॉन क्या रहेंगे आपके सेम। क्या इलेक्ट्रॉन एक बढ़ चुका है अब, तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा 11। हाँ या ना। तो मैंने कहा 10 नेगेटिव से 10 पॉजिटिव क्या हो गए बेटा कैंसल हो गए। कितना बचा एक नेगेटिव, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया -1। क्लियर है। मैंने कहा कि मैंने इस बार क्या किया एक इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया। क्या किया बेटा एक इलेक्ट्रॉन को मैंने कम कर दिया। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन कम कर दूंगी तो क्या होगा ए के पास क्या बचेगा, क्या कोई प्रोटॉन के साथ छेड़छाड़ की मैंने, कोई छेड़छाड़ नहीं की। प्रोटॉन अब भी कितना है बेटा 10 ही है। हाँ या ना। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा 10 थे, एक निकाल दिया कितना बचा 9 इलेक्ट्रॉन। तो 9 नेगेटिव से 9 पॉजिटिव क्या हो गए बेटा कैंसिल हो गए। अगर 9 पॉजिटिव से 9 पॉजिटिव, सॉरी 9 पॉजिटिव से 9 नेगेटिव कैंसिल हो गए तो कितना बचा बेटा एक पॉजिटिव, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया +1। तो अल्टीमेटली मैंने ये देख लिया कि जब भी कोई एटम होता है न्यूट्रल, उससे जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं
तो उस जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो कैसा चार्ज आता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आता है। कैसा चार्ज आता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आता है। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन जब भी लूज होगा तो कैसा चार्ज आएगा स्पीशीज पर, पॉजिटिव। जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो कैसा चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यस और नो, इतना समझ में आता है। आइए, मैंने कहा यहां पर सेम यही बात मैंने कही कि जब भी आपके दोनों बराबर होंगे तो इस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। ये बात समझ में आती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर हो गए बेटा, एटॉमिक नंबर के बराबर। किसके बराबर हो गए, एटॉमिक नंबर के बराबर हो गए। क्लियर है इतनी सी बात। आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर मुझे निकालना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मास नंबर को माइनस कर देंगे बेटा, किससे, प्रोटॉन से। किससे माइनस कर देंगे मास नंबर को, हम प्रोटॉन से माइनस कर देंगे। किससे माइनस कर देंगे, हम प्रोटॉन से माइनस कर देंगे। क्लियर है इतनी सी बात। आइए करें एक बार क्वेश्चन ट्राई करें। आइए, मैंने कहा कि अगर आपके पास लेट सपोज एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल है आपके पास, लेट सपोज एल्यूमिनियम, ठीक है। मैंने कहा एल्यूमिनियम है, क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है बेटा, कोई चार्ज नहीं है, मतलब क्या है, स्पीशीज न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। प्रोटॉन में आराम से निकाल सकती हूँ, प्रोटॉन इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 13 होता है तो प्रोटॉन भी कितने हो गए इस पर, 13। तो दोनों बराबर है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए बेटा, 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैंने कहा जब भी आपको निकालना है न्यूट्रॉन तो क्या करोगे आप, मास नंबर माइनस प्रोटॉन। तो मास नंबर कितना बेटा, 27 माइनस 13, कितना बच गया बेटा, कितना बचा, कितना बच गया बेटा, 14। कितना बचा, 14 न्यूट्रॉन। ये आ गए आपके न्यूट्रॉन्स। क्लियर है। मैंने कहा लेट सपोज आपके पास एग्जांपल है बेटा नाइट्रोजन, क्या इस पर कोई चार्ज है, नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होंगे तो प्रोटॉन कितने होंगे, इसके एटॉमिक नंबर जितना, एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 7, तो 7 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर इसका 14 माइनस प्रोटॉन कितने हो गए, 7, कितना आ गया बेटा, 7 न्यूट्रॉन। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, एक चार्ज स्पीशीज ले ले। लेट सपोज मेरे पास में एग्जांपल है O-2। मैंने कहा क्या इस बार न्यूट्रल है, ये नहीं है, तो क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, नहीं होंगे। प्रोटॉन तो कितने होंगे बेटा, हमेशा एटॉमिक नंबर के जितना, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 8, तो प्रोटॉन कितने हो गए बेटा, 8 हो गए। क्लियर है। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, न्यूट्रल नहीं है, क्या है, -2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे या लूज किए होंगे। तो मैंने कहा जब भी नेगेटिव चार्ज है तो क्या हुआ होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ होगा। तो न्यूट्रल होता तो ये 8 प्रोटॉन होते, न्यूट्रल नहीं है, नेगेटिव है, तो 8 में क्या कर दोगे आप, 2 प्लस कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा, 2 प्लस कर दोगे। क्लियर है इतनी सी बात, क्लियर है। आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या मैं यहां से एक बात लिख सकती हूं, मैंने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस एनायनिक चार्ज, एनायनिक चार्ज माइनस कैटायोनिक चार्ज। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है यार। एनायनिक चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब गेन किया होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। कैटायनिक चार्ज मतलब लूज किया होगा तो माइनस हो गया। क्लियर है आपको। आइए, मान लीजिए मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, लेट सपोज एग्जांपल है मेरे पास CO2। ठीक है, क्या स्पीशीज न्यूट्रल है बेटा, न्यूट्रल है। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। मैंने कहा प्रोटॉन कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर बेटा 6, कितने कार्बन है, 1, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बेटा 8, कितने ऑक्सीजन है बेटा, 2, कितना हो गया, 6 प्लस 16, कितना आ गया बेटा, 22 प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 22 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है। मैंने कहा अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है न्यूट्रॉन। क्या निकालना है बेटा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, मास। क्या निकालना पड़ेगा, मास निकालना पड़ेगा। तो आपने मास निकाला
तो मास निकालते टाइम आपने कहा कि ये मास आपने निकाल लिया, तो मास कैसे निकालोगे? कार्बन का कितना बेटा 12 एक है, मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस ऑक्सीजन कितना है बेटा 16, कितने ऑक्सीजन है 2, मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आया 12 प्लस 32, कितना आ गया बेटा 44। क्लियर है? आइए, तो न्यूट्रॉन निकालना है। न्यूट्रॉन किसके इक्वल होता है बेटा? मास नंबर माइनस प्रोटॉन। मास नंबर कितना 44, प्रोटॉन्स कितने हैं बेटा 22, कितना आंसर आ गया 22 न्यूट्रॉन्स। क्लियर है इतनी सी बात? क्लियर है? चलें आगे। आइए बात करते हैं, लेट सपोज आपके पास में एग्जांपल है बेटा CO3 - 2, क्या नाम होता है इसका? कार्बोनेट। क्या नाम होता है बेटा? कार्बोनेट। नेमिंग भी सीखेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। कार्बोनेट, ठीक है। मैंने कहा क्या न्यूट्रल है? न्यूट्रल नहीं है। क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होंगे बेटा? नहीं होंगे। प्रोटॉन कैलकुलेट करें पहले, तो प्रोटॉन तो आ गए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एक है, मल्टीप्लाई कर दिया एक से, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बेटा 8, कितने हैं 3, मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, कितना आ गया 6 प्लस 24, कितना आया बेटा 30 प्रोटॉन्स, कितना आ गया 30 प्रोटॉन्स। क्लियर है? मैंने कहा लेट सपोज आपके पास एग्जांपल है बेटा, आइए मैंने कहा आपके पास एग्जांपल है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस एनायनिक चार्ज माइनस कैटायोनिक चार्ज। तो मैंने कहा प्रोटॉन्स कितने हैं बेटा 30, प्लस एनायनिक चार्ज कितना है बेटा 2, क्या कोई कैटायनिक चार्ज है? नहीं, तो -0, कितना आ गया बेटा 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आप क्या करोगे बेटा? न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए पहले मास नंबर कैलकुलेट करोगे। तो मास निकाल लिया आपने, कार्बन का कितना बेटा 12, एक है, मल्टीप्लाई कर दिया एक से, प्लस ऑक्सीजन कितना है बेटा 16, कितने ऑक्सीजन है 3, मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, कितना आ गया 12 प्लस 16 इंटू 3, कितने हो गए बेटा 48, ये कितना हो गया? ये हो गया 60। ठीक है, न्यूट्रॉन निकाले, तो न्यूट्रॉन कितने आ गए बेटा 60 माइनस प्रोटॉन। तो 60 माइनस प्रोटॉन्स कितने हैं बेटा? प्रोटॉन से आपके पास 30, कितना आ गया आंसर 30। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, कर लोगे? आसान है, कुछ भी ऐसा टफ नहीं है, कुछ भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं। क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले आपने ये सारी कैलकुलेशंस कर ली, कुछ आपको खुद से ट्राई करने हैं, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स मैं आपके सामने लिख रही हूँ, आपको खुद से ट्राई करने हैं कि आपको आया या नहीं आया कैलकुलेट करना। तो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल है SO4 - 2, नाम क्या होता है इसका? सल्फेट। जैसे कि मान लो एग्जांपल है आपके पास SO3 - 2, क्या नाम होता है बेटा? सल्फाइट। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास में एग्जांपल है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आपको इन तीनों के लिए कैलकुलेट करना है। क्लियर है इतनी सी बात? आइए अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ चार्ज की। बात करेंगे किसकी बेटा? कैलकुलेशन ऑफ चार्ज की। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। तो कैलकुलेशन ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें, तो कैलकुलेशन ऑफ चार्ज के अंदर सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगी कि जब भी, अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले मैंने आपको एक चीज कही है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो ऑपोजिट होता है, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? सेम होता है। तो मैंने कहा अगर एक इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और ई मैग्नीट्यूड का है, तो प्रोटॉन पर भी कितना चार्ज है? ई मैग्नीट्यूड का ही है, बट साइन कैसा है बेटा? पॉजिटिव है। ठीक है, तो मैंने कहा सबसे पहले लेट सपोज आपके पास एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे। मैंने कहा एल्यूमिनियम +3 है, क्या है बेटा? एल्यूमिनियम +3। तो ये 3 चार्ज किसकी वजह से आ रहा होगा? क्योंकि उसमें 3 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा होंगे एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। यस और नो? हाँ या ना? अरे +3 चार्ज क्यों आ रहा होगा? जब आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा एल्यूमिनियम से, तभी तो +3 चार्ज आ रहा होगा। तो मैंने कहा एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? कम है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। हाँ या ना? तो 3 प्रोटॉन ज्यादा है। 3 प्रोटॉन अगर ज्यादा है तो ये चार्ज किसकी वजह से आ रहा है? प्रोटॉन्स की वजह से। मैंने कहा लेकिन मैग्नीट्यूड तो अब भी इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड के जितना ही होता है। मैंने कहा 3 प्रोटॉन के बराबर चार्ज आएगा तो कितना हो जाएगा? ये 3e। कितना हो गया बेटा? 3e।
मैंने कहा लेट सपोज आपके पास में है n-3, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो टोटल चार्ज कितना हो गया इसके ऊपर, -3e। मैंने कहा O-2 है, कितना चार्ज हो गया बेटा, 2e चार्ज हो गया। क्लियर है। मैंने कहा लेट सपोज आपके पास में एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल है कॉपर सॉलिड से आप चले गए कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना। तो ये चार्ज जो जनरेट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाला तभी तो 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है इसके पास। तो मैंने कहा कितना चार्ज हो गया इसके ऊपर, 2e चार्ज हो गया। क्लियर है। और e आपको पता है कितना होता है बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होता है। क्लियर है। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन बिल्कुल यहां से नहीं आता है, क्वेश्चन किस टाइप से आता है वो देखते हैं। आइए देखिए, इधर आइए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 19 ग्राम ऑफ फॉस्फेट। आपको क्या बताना है, 19 ग्राम फॉस्फेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आइए, तो कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको क्या गिवन है, 19 ग्राम फॉस्फेट आपको गिवन है, हाँ या ना। तो मैंने कहा सबसे पहले इसके मोल्स निकाल लो। मोल्स क्या हो गया, वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना बेटा, 19 ग्राम्स। मोलर मास मुझे नहीं पता फॉस्फेट का, आ जाओ निकालते हैं। तो फॉस्फेट, फॉस्फोरस का होता है बेटा 31, एक है मल्टीप्लाई कर दिया एक से। ऑक्सीजन है 16, 4 है, तो कितना हो गया बेटा, 31 प्लस 64, कितना आ गया ये, 95। ठीक है, तो मैंने ये लिख लिया 19 डिवाइडेड बाय 95 ग्राम। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात। आइए, क्या ये 19 95 से कट होता है, चेक कर लो, 5 से चेक करो जरा। हाँ हो रहा है। कितने बार में जा रहा है ये, 5 बार में। तो ये कितना आ गया बेटा, 0.2 मोल आ गया। कितना आ गया ये, 0.2 मोल आ गया। क्लियर है इतनी सी बात। चले आगे। आइए, 0.2 मोल आ गया आपके पास फॉस्फेट, 19 ग्राम्स है। मैंने कहा एक फॉस्फेट में सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रोटॉन प्लस एनायनिक चार्ज माइनस कैटायोनिक चार्ज। यस और नो। तो मैंने कहा पहले प्रोटॉन्स कैलकुलेट करूं, तो प्रोटॉन्स कितने हो गए बेटा, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, एक फॉस्फोरस से मल्टीप्लाई कर दिया एक से। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कितने ऑक्सीजन है बेटा, 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 15 प्लस 32, कितना आ गया ये, 7, और ये कितना आ गया, 47 प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितना आ गया एक फॉस्फेट के ऊपर बेटा, प्रोटॉन्स है 47 प्लस एनायनिक चार्ज, क्या एनायनिक चार्ज है, क्या कोई कैटायनिक चार्ज है, नहीं, -0, कितना आ गया बेटा, 50 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं एक फॉस्फेट की, तो एक फॉस्फेट के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 50 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं, 50 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने कहा दो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके ऊपर, 100 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। अब मैंने कहा अगर मैं बात करूं एक मोल फॉस्फेट की, तो एक मोल फॉस्फेट पर कितना हो जाएगा, 50 मोल इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना। यही तो होगा, यहाँ मोल है तो वहां पे ही मोल आ गया। आ जाओ, कितने मोल आया आपका, 0.2 मोल। कितना आया बेटा, 0.2 मोल फॉस्फेट आया। तो 0.2 मोल फॉस्फेट पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, 50 इंटू 0.2 मोल इलेक्ट्रॉन। यस और नो। मैंने कहा मोल का मतलब क्या है, Na। तो मैंने कहा 0.2 Na फॉस्फेट है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसके ऊपर, 50 इंटू 0.2 Na इलेक्ट्रॉन्स। यस और नो। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉन्स ही शायद मुझे कैलकुलेट करना था, चार्ज नहीं करना। एक सेकेंड चेक कर लेते हैं हम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही कैलकुलेट करना है। तो आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास, ये रहा। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात। अगर चार्ज पूछ लेता तो इतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको बताना है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है बेटा, ई। तो इतने का कितना हो जाएगा, इतना ही रहेगा, 50 इंटू 0.2 Na इंटू ई हो जाता। क्लियर है, क्लियर है इतनी सी बात। आइए, कैलकुलेट द मास ऑफ CO गैस कंटेनिंग 20 Na इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 20 Na, 20 Na लास्ट लेक्चर में भी बताया था, Na मतलब क्या होता है बेटा, मोल। 20 Na इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, 20 मोल इलेक्ट्रॉन हो गया।
क्लियर है? मैंने कहा आपके पास CO है, क्या ये न्यूट्रल है बेटा? पहले इसके अंदर न्यूट्रल है, तो इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। मैंने कहा पहले इसके इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेती हूँ मैं, तो मैंने कहा इस पे इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करूंगी, तो मैंने कहा प्रोटॉन के बराबर होंगे, तो प्रोटॉन कैलकुलेट किया। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर बेटा 6, एक है, मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एक है, मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। कितना हो गया? 8 और 6, 8 और 6 हो गए आपके 14। तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसके ऊपर? 14 इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे बेटा? 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। यस और नो? हाँ या ना? तो मैंने कहा एक CO के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन है। तो एक मोल CO में कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 14 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ या ना? तो एक मोल इलेक्ट्रॉन के अंदर CO निकाल लो, कितने मोल होगा? तो ये 14 मुझे हटाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो गया। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना CO का मोल हो गया बेटा? 1/14 मोल CO हो गया। क्लियर है? मैंने कहा कितने मोल था आपके पास इलेक्ट्रॉन? 20 मोल। तो 20 मोल इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना CO हो जाएगा बेटा? 1/14 इंटू 20 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड। ये मोल्स आ गए, आपको मास पूछा है तो क्या करोगे? फॉर्मूला लगा दोगे। आइए, तो मोल्स ऑफ CO आ गए आपके पास 20/14 मोल। वेट निकालना है, क्या करोगे? मोल्स इंटू मोलर मास। मोल्स कितने बेटा? 20/14 इंटू मोलर मास। CO का कितना आता है? CO का मोलर मास आता है 12 + 16। 12 तो हो गया कार्बन का, 16 हो गया, ये कितना आ गया बेटा? 28। ये आ गया आपका वेट ग्राम्स में। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफी फ्रीक्वेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस, तो क्योंकि थोड़े से ट्रिकी होते हैं क्वेश्चंस। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 54 ml ऑफ H2O at 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। आइए, तो अब आपको वाटर का कोई फेज नहीं दे रखा, ना गैस दे रखा है ना लिक्विड दे रखा है, लेकिन जो टेम्परेचर गिवन है तो उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पानी किसमें एग्जिस्ट करता है बेटा? लिक्विड में। रूम टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री। अब 27 रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या पानी आपको रूम टेम्परेचर के ऊपर गैस में मिल जाता है? नहीं मिलता है। तो मैंने कहा अगर गैस में नहीं मिलता है तो रूम टेम्परेचर का पानी का फेस क्या होता है बेटा? लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड होता है। तो मैंने कहा ये वाटर क्या है बेटा? लिक्विड स्टेट में। किस स्टेट में है ये? लिक्विड स्टेट में। तो क्या आप वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं मोल्स निकालने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो। क्लियर है? ये फॉर्मूला आप यूज नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे? तो मैंने कहा कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आपको वॉल्यूम दे रखा है वाटर का, कितना दे रखा है आपको? 54 ml। आपको पता है डेंसिटी पानी की कितनी होती है? लास्ट क्लास में बताया था बेटा, बोल लो 1 ग्राम पर ml। तो मैंने कहा कि डेंसिटी मुझे पता है, वॉल्यूम मुझे पता है, क्या मैं मास निकाल सकती हूँ? तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना हो गया बेटा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैंने कह दिया कि ये कितना हो गया मास बेटा? डेंसिटी दे रखी है आपको 1 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम है आपके पास 54 ml। ml से ml कट गया, कितना आ गया बेटा? 54 ग्राम्स आ गया। ये आ गया आपका मास। यस और नो? क्लियर है इतनी सी बात? आइए, क्या इससे मोल्स निकाले जा सकते हैं अगर मेरे पास वेट है तो? मोल्स इज इक्वल्स टू वेट बाय मोलर मास। तो वेट कितना? वेट मुझे अच्छा, वेट तो मेरा आ चुका है, मोल्स निकालने हैं। तो वेट कितना है? 54। मोलर मास पानी का होता है 18। कितना आ गया? ये शायद 3 से चला जाएगा बेटा। हाँ, 54 आता है। कितना आ गया? ये 3 मोल। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं, पूछा है आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा है, कि क्या पूछा है बेटा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करें। आइए, मैंने कहा एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर पहले आपको निकालना है न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए पहले प्रोटॉन भी पता होने चाहिए। प्रोटॉन कितना? हाइड्रोजन 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन बेटा कितना? इसका एटॉमिक नंबर 8। कितने हैं? 1 मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, कितना आ गया? 10 प्रोटॉन। क्लियर है? 10 प्रोटॉन्स आपके आ गए। तो आपको न्यूट्रॉन निकालना है। मास में मास कितना होता है? 18। 18 में से 10 गए, कितना बच गया बेटा? 8 न्यूट्रॉन। कितना बचा?
8 न्यूट्रॉन। क्लियर है? आइए, तो मैंने कहा एक वाटर के अंदर अगर आपके पास 8 न्यूट्रॉन है तो एक मोल वाटर में कितना न्यूट्रॉन होगा बेटा? 8 मोल न्यूट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे बेटा? 8 मोल न्यूट्रॉन्स होंगे। क्लियर है? मैंने कहा है कितने आपके पास? 54 में 3 मोल निकाले थे आपने, तो 3 मोल वाटर के अंदर कितने हो जाएंगे? तो 3 मोल वाटर में हो जाएंगे 8 इंटू 3 मोल न्यूट्रॉन। कितना आ गया बेटा? 24 मोल न्यूट्रॉन्स। क्लियर है इतनी सी बात? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैलकुलेट द चार्ज ऑन 9.5 ग्राम ऑफ फॉस्फेट। क्या करना है आपको? इस बार चार्ज कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बेटा? चार्ज कैलकुलेट करना है। करें कैलकुलेट, और वो भी किस पर करना है बेटा? 9.5 ग्राम पर करना है। ठीक है, तो मैंने कहा एक फॉस्फेट के ऊपर बेटा कितना चार्ज है? 3e के जितना। कितना चार्ज है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन 3e के जितना। मैंने कहा अगर मैं बात करूं मोल्स की, तो मोल्स वेट दे रखा है, मोल्स कितना आ गया? वेट बाय मोलर मास 9.5। फॉस्फेट का मोलर मास हम निकाल चुके हैं, 95 ही आता है। कितना आ गया ये? 0.1 मोल। क्लियर है इतनी सी बात? तो मैंने कहा एक फॉस्फेट पर अगर इतना है तो एक मोल फॉस्फेट पर चार्ज कितना हो जाएगा बेटा? 1 मोल इंटू 3e। हाँ या ना? आ जाओ। एक मोल फॉस्फेट का मतलब बेटा Na फॉस्फेट, यही तो हुआ। तो Na फॉस्फेट, या फिर एक काम करते हैं इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक मोल फॉस्फेट पर इतना चार्ज है बेटा, तो है कितने? 0.1। तो 0.1 मोल फॉस्फेट पर कितना चार्ज हो जाएगा? तो आपने लिख लिया 0.1 मोल इंटू 3e चार्ज। यस और नो? अब मैंने कहा 0.1 मोल पर इतना चार्ज है, मैंने कहा एक मोल में फॉस्फेट कितने होंगे बेटा? Na। तो इस मोल को मैं Na लिख लूं, तो मैंने कहा 0.1 Na फॉस्फेट पर कितना होगा बेटा? 0.1 Na फॉस्फेट पर हो जाएगा 0.1 Na इंटू 3e। कितना आ गया ये? 0.3 Na इंटू e। वैल्यू रखनी है जनरली, वैसे ऑप्शंस में इसी टाइप से Na और e के टर्म्स में मिलता है आपको, बट अगर आपको वैल्यू रखकर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आप e की वैल्यू रख देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स, और आप Na की वैल्यू रख देंगे 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। क्लियर है इतनी सी बात? ये थे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन द कैलकुलेशन ऑफ चार्ज एंड द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज एम एवरेज की क्लोरीन का मास 35.5 है, तो ये फ्रैक्शनल क्यों है, इसके बारे में हम बात करेंगे और इसके डिफरेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे। इसके साथ साथ हम वेपर डेंसिटी को देखेंगे कि व्हाट इज वेपर डेंसिटी। इसके साथ साथ हम देखेंगे वेपर डेंसिटी के साथ में अगर कोई गैसियस मिक्सचर मिल जाए तो उसकी वेपर डेंसिटी कैसे निकाल सकते हो, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पर कर लेकर आएंगे। ठीक है, हम ये भी देखेंगे कि एयर का मोलिकुलर मास क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो किस तरीके से हम एयर का मोलर मास निकालेंगे वो भी हम कैलकुलेट करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।